लास्ट वीडियो में हमने मैग्नेटिक फ्लक्स और ईएमआई पर एक इंट्रोडक्शन ले लिया। अब हमारा आज की वीडियो में गोल है कि हम जल्दी से फैराडे एक्सपेरिमेंट को समझ सकें। तो फैराडे एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए हमें बस अच्छे से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है ये समझ में आना चाहिए। पहले हमने उसकी बात कर ली थी कि गिवन एरिया से जो भी टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती हैं उनको हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स हैं जो किसी गिवन एरिया से पास कर रही हैं। ठीक है, इनको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए एक इमेजिन कर लेते हैं। एक एरिया है, स्मॉल एरिया ds, और उसके थ्रू ये इसका एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर को किसी भी एरिया पे हमें बस परपेंडिकुलर इमेजिन करना होता है। एरिया वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उसको एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं और उसकी जो डायरेक्शन है हम उस एरिया के परपेंडिकुलर मान लेते हैं। यहाँ पर एन कैप जो है वो ds की एरिया वेक्टर को डिनोट कर रहा है। अब सपोज़ करो इसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है ऐसे कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा बन रहा है। तो इस केस में b cos थीटा से हम डायरेक्शन नॉर्मल डायरेक्शन में डिनोट कर सकते हैं। और स्केलर प्रोडक्ट का मतलब यही होता है कि स्मॉल फ्लक्स थ्रू अ स्मॉल सरफेस एरिया विच कैन बी डिनोटेड बाय b डॉट ds वेक्टर ऑब्वियसली। और अगर अब ds को स्केलर क्वांटिटी ds की तरह डिनोट करोगे तो फिर n कैप, ठीक है, n कैप डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। इसको cos थीटा के टर्म में भी लिखा जा सकता है, ठीक है, b डॉट ds थीटा, ठीक है। और टोटल अगर हमें फ्लक्स को डिनोट करना हो डी फाई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये इंटीग्रल इक्वेशन है तीसरी इक्वेशन। तो b डॉट a, ठीक है, ds नहीं है, इंटीग्रेशन हो गया उसका, तो इंटीग्रल फॉर्म हो गई, ठीक है। और सिंपल हम b a cos थीटा में ऐसे इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव फ्लक्स नेगेटिव फ्लक्स भी होगा अगर कॉस इन्वॉल्व है तो, क्योंकि कॉस की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होती है, ठीक है। तो उसके लिए वो कंडीशन 0 से लेके 90 तक जो है वो पॉजिटिव है और 270 डिग्री से 360 डिग्री तक फ्लक्स पॉजिटिव रहता है। 0 फ्लक्स 90 और 270 पे रहता है, मतलब 90 डिग्री एंगल पे कॉस थीटा की वैल्यू 0 रहती है, इसलिए नेट फ्लक्स 0 रहता है, ठीक है। नेगेटिव फ्लक्स कब होगा? वही नेगेटिव फ्लक्स वाला बता दिया तुम्हें, 90 से लेके 270 डिग्री के बीच में नेगेटिव रहेगा फ्लक्स। फ्लक्स मैक्सिमम तक रहेगा जहाँ एंगल 0 होता है, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है जो मैक्सिमम वैल्यू होती है कॉस की, ठीक है, ओके। अब ज़रा ये जो फॉर्मूला हमें मिल गया है फ्लक्स का, इन 3 चीज़ें हैं इसमें, b है, मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया है और कॉस थीटा है। फ्लक्स की वैल्यू इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है, या तो वो b के चेंज होने से चेंज होगी, या एरिया के चेंज होने से चेंज होगी, या एंगल के चेंज होने से चेंज होगी। तो इन तीनों में से हम किसी को भी चेंज अगर करें तो हम फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। फिलहाल इतना समझ लो कि फ्लक्स को चेंज करना हो तो हमें या तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना पड़ेगा, या हमें एरिया को चेंज करना पड़ेगा, या हमें उन दोनों के बीच के एंगल को चेंज करना पड़ेगा, ओके। मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस कॉइल कैन बी चेंज बाय चेंजिंग these 3 things, ठीक है। कॉम्बिनेशन, मतलब इनका कॉम्बिनेशन भी बदल दोगे तो बेसिकली ये है ये। अच्छा, अब नोट करने वाली बात 1-2 चीज़ें हैं जो देखो सबको ध्यान रखनी पड़ती है जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, साइड में वो भी हमें ध्यान रखनी है। मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ऐसा ही यूनिट जो फ्लक्स की है वो याद रहे टेस्ला या वेबर है। टेस्ला मीटर स्क्वायर या वेबर होती है, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्ज़ाम में, स्कूल के एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में MCQ SI यूनिट्स, ठीक है, फ्लक्स की बहुत पूछी जाती है। और CGS सिस्टम में फ्लक्स की यूनिट होती है मैक्सवेल, ठीक है। और एक मैक्सवेल कितना होता है? एक मैक्सवेल होता है 10⁻⁻8 वेबर। वेबर ऐसा यूनिट है। मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। कोई पूछेगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है, या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, या मैग्नेटिक इंडक्शन क्या, इन सब का मतलब है कि एक यूनिट एरिया में कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स गुजर रही है,
ठीक है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब आओ आज के टॉपिक पे जो है फैराडे लॉ। फैराडे लॉ को डायरेक्टली बताने से पहले हमें फैराडे का एक्सपेरिमेंट समझना पड़ेगा। तो फैराडे का एक्सपेरिमेंट समझते हैं। ठीक है, ये तुम्हें दिखाई दे रहा है, कुछ कॉइल्स हैं, कुछ मैग्नेट्स हैं। ठीक है, अभी पता नहीं क्या होने वाला है, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, पता नहीं कितने दिन पहले होना है। अच्छा, तो ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है उसको हमने लेफ़्ट डायरेक्शन में, लेफ़्ट वाली कॉइल के पास मूव किया, और देखो क्या हुआ। जब पहले मैग्नेट यहाँ था और जब ये मूव कर रहा है, तो जब ये मूव कर रहा है तो उस गैल्वेनोमीटर की सुई हिल रही है। देखा तुमने, जब ये मूव कर रहा है तो गैल्वेनोमीटर की सुई हिल रही है। तो इसका मतलब इसको मूव करने से कुछ ऐसा हो रहा है जिससे इस कॉइल के अंदर करंट आ रहा है। ठीक है, चलो इसको हम और आगे अब करते हैं। देखो, दूसरी वाली कॉइल में साउथ पोल को हमने उस कॉइल की तरफ मूव किया, उसमें करंट आया। अच्छा, एक और बात तुमने देखी नहीं देखी पता नहीं, मैंने तो नहीं देखी। अब मैग्नेट को जब हम इधर मूव कर रहे हैं तो सिर्फ ये वाली गैल्वेनोमीटर की सुई नहीं हिल रही, ये वाली भी हिल रही है। ध्यान से देखो दोनों सुइयों को, ध्यान से देखो, वो भी सुई हिल रही है। दोबारा से, ये सुई इस तरफ हिल रही है और वो सुई उस तरफ हिल रही है, यानी इन दोनों में अपोजिट करंट आ रहा है। और नीचे वाले में देखो, अब उसमें उस तरह हिल रही है, उसमें। तो हमें इससे क्या पता लगता है कि जब मैग्नेट कॉइल के आसपास मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होगी कॉइल में, और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा कॉइल में। यानी जब फ्लक्स चेंज होता है किसी भी कॉइल में तो उसमें एक करंट, एक इलेक्ट्रिक एनर्जी, एक ईएमएफ, पोटेंशियल, वो सारी चीज़ें जो इलेक्ट्रिक एनर्जी से एसोसिएटेड है वो सब उस कॉइल के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो ये तो एक सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया हमारे लिए। अगर हम मैग्नेट को कॉइल के पास मूव करेंगे हमारे लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी बनेगी। ठीक है, अच्छा, अब हम ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि सपोज़ एक मैग्नेट है, एक कॉइल है, इसको स्टडी कर रहे हैं हम। अब ये मैग्नेट को हमने इसके पास मूव किया तो पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो गुज़र रही थी इसके अंदर से वो बहुत कम गुज़र रही थी, लेकिन जैसे हमने मैग्नेट को मूव किया ज़्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस कॉइल से पास करने लगी, मतलब ज़्यादा फ्लक्स उससे पास करने लगा। इसका मतलब फ्लक्स इंक्रीज़ किया जब मैग्नेट मूव की उस कॉइल की तरफ। अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी कंडक्टर या कॉइल से हो तो वहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस रिलेटिव टू पोजीशन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेट। मतलब जैसे जैसे हम मैग्नेट को, ऑब्जर्वेशन हैं एक्सपेरिमेंट के कि हम आसपास जब उनको मूव कर रहे हैं उनसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है और उसकी वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है। व्हाट वी ऑब्जर्व्ड, रिलेटिव मोशन ऑफ कॉइल, कॉइल को मूव करो, मैग्नेट को मूव करो, कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस हो जाएगा। द इंड्यूस पोलैरिटी ऑफ मैग्नेटिज्म इन कॉइल। ठीक है, अलग अलग, जैसे अलग अलग डायरेक्शन मैग्नेट को मूव करते हो तो पोलैरिटी भी अलग अलग आती है। ठीक है, अब नॉर्थ को मूव कर रहे हो तो गैल्वेनोमीटर अलग तरफ हिलेगा, साउथ को मूव करोगे अलग तरफ हिलेगा, दूर ले जाओगे अलग तरफ, अलग साइड हिलेगा, और पास में ले जाओगे तो अलग तरफ हिलेगा। डायरेक्शन इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इंड्यूस करंट अवेलेबल ओनली एज अ लॉन्ग एज देयर रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। तभी तक होता है, ईएमएफ एग्जिस्ट करता है या करंट एग्जिस्ट करता है जब तक वो मूव कर रहे होते हैं। अगर एक बार आप ले जा करके वहाँ रुक जाओगे तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अब ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा है। चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से ये करंट आता है, ना कि मैग्नेटिक फ्लक्स से आता है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? अच्छा, आगे चलो। तो और नोट करने वाली बात क्या है, कॉइल कैन बी मूव बाय फिक्सिंग मैग्नेट। आप मैग्नेट को एक जगह रख दो, कॉइल को मूव करो तभी भी ये फिनोमेना होगा। दोनों को मूव करो तो भी होगा। कहने का मतलब किसी भी तरह से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल में चेंज होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस रिलेटेड टू द पोजीशन ऑफ कॉइल। ठीक है, आप कुछ भी मत चेंज करो, कुछ भी हिलाओ डुलाओ मत, सिर्फ ऐसा कुछ सिस्टम बना लो जिससे सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो कैसे करके, तो भी ये फिनोमेना या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों की एप्लीकेशन से हम
करंट एंड हैंड्स डिफ्लेक्ट लार्ज वेलोसिटी। जितना एक और ऑब्जर्वेशन है कि जितना तेज़ मैग्नेट को लेके जाते हो आप कॉइल की तरफ, या कॉइल को जितना तेज़ मूव करते हो, मतलब जितना ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करते हो, जितना ज़्यादा एक्सीलरेटेड मोशन होता है, उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर की सुई देती है। इसका मतलब है उतना ज़्यादा ईएमएफ या करंट उस कॉइल में इंड्यूस हो जाता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फैराडे लॉ का एक और एक्सपेरिमेंट है वही आगे बढ़ने से पहले, कि दो कॉइल है। उसने फैराडे ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि भाई अब एक कॉइल में से भी जब हम करंट को पास करते हैं तो वो कॉइल भी एक मैग्नेट बन जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है, जो हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है, तो क्यों ना हम एक कॉइल में बैटरी लगा के उसको एक मैग्नेट बनाए और दूसरी कॉइल में गैल्वेनोमीटर लगाए और देखें क्या ये सेम एक्सपेरिमेंट या जो हमें रिजल्ट एक्सपेरिमेंट 1 में मिले वही मिलते हैं। तो मुझे तो लगता है वही मिलेंगे, क्योंकि वो भी एक मैग्नेट ही है। और वही हुआ जब उसने इस बैटरी को ऑन किया। आपने देखा नहीं देखा, देखो कि जब बैटरी को जैसे ही ऑन किया, यहाँ पर की को ऑन किया, तो वैसे ही क्या हुआ, इसके अंदर करंट फ्लो होगा और दूसरी वाली सुई जो है उसमें भी गैल्वेनोमीटर की सुई डिफ्लेक्ट हुई। फिर ऑन किया तो सुई जैसे ही वो ऑन कर दिया, एक बार करंट स्टेबलाइज हो गया, फिर उसके बाद वापस सुई वैसे ही हो गई। ठीक है, बस की ऑन की, करंट आया दोनों में और बस फिर उसके बाद नहीं आया। तो एक मोमेंटरी करंट उसमें आया। लेकिन ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट भी करंट इंड्यूस कर सकती है। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी से बनी हुई मैग्नेट भी वही इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेगी। तो कोई भी मैग्नेट ले लो आप, यही चीज़ होनी है। इस फिनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हेन द प्राइमरी करंट इज क्लोज, करंट grows from 0 to maximum value. During this period, changing in current induced in changing in magnetic flux across the primary coil. ठीक है, this change in magnetic flux is linked across the secondary coil and induce the EMF in the secondary coil. ठीक है, तो दूसरी वाली में करंट आया तो उसके अंदर जो है करंट इंड्यूस हो गया। अच्छा, induce EMF and hence deflection in the galvanometer last only as long as the current in the primary coil and hence the magnetic flux in the secondary coil. ठीक है, तो जब तक इसमें करंट आएगा, चेंज हो रहा होगा उस दौरान मैग्नेटिक फ्लक्स, उतनी देर ही उसमें करंट प्रोड्यूस होएगा। ये सारी ऑब्जर्वेशंस इस एक्सपेरिमेंट में हमें मिलती हैं। ओके, व्हेन द प्राइमरी करंट इज ओपन, ये भी कुछ और ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, चलो अब ठीक है, बहुत एक्सपेरिमेंट कर लिया हमने। ठीक है, हमारे लिए थ्योरी में आया, भले एक्सपेरिमेंट समझना ज़रूरी है। तो हमें इतना समझ लेना चाहिए कि जब किसी कंडक्टर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें ईएमएफ या करंट आता है। इतना समझ लेना, इतना याद रखना बहुत है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कभी लिखने को आएगा तो 2 नंबर 3 नंबर का आता है, जितना पढ़ा है उसमें बहुत है। आगे लॉ, अब इससे ऑब्जर्वेशन से कुछ लॉस डिफाइन हुए। पहला तो ये कि भाई जब भी किसी कंडक्टर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें एक इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है, और वो तभी तक रहता है जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहता है। तो ये थोड़ी कंसेप्चुअल बात जो समझ में आई हमें इन एक्सपेरिमेंट से। लॉ दूसरा जो है वो मैथमेटिकली डिफाइन कर देगा ईएमएफ को। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद द सर्किट। कितने रेट से मैग्नेटिक फ्लक्स पर सेकंड, कितना चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है, इसके प्रोपोर्शनल है ईएमएफ। मतलब कितना जल्दी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उस पर डिपेंड करता है कितना ईएमएफ आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ई इज डायरेक्टली, ई इज द ईएमएफ, ई इज ईएमएफ डिनोट करने के लिए हमने ई ले लिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। डी फाई इज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन डी टी विच इज़ द चेंज इन टाइम। ठीक है, अगर हम यहाँ से ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगा देंगे। ठीक है, ऐसा हो गया फार्मूला। और ये कांस्टेंट अगर 1 है तो जस्ट डी फाई बाई डी टी। ठीक है, और ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये डिफरेंशियल फॉर्म है। अगर जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के फॉर्म में टाइम मेजर कर सकते हैं तो ये हो जाएगा। अच्छा, अब लेंज़स लॉ क्या होता है, हमने क्या समझ लिया, फैराडे लॉ क्या होता है। लेंज़स लॉ क्या होता है उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बेसिकली लेंज़स लॉ समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि एक चीज़ बात समझो कि जब हमने मैग्नेट को कॉइल के पास मूव किया तो मैग्नेट को मूव करने से इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय एज दी
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो ये एनर्जी किधर से आई, ये एनर्जी कहाँ से आई? तो क्वेश्चन ये उठता है कि जब हमने मैग्नेट को कॉइल के पास मूव किया तो इस प्रोसेस में क्या कुछ एनर्जी कंज्यूम हुई है? आपको क्या लगता है? क्या हम मैग्नेट को जब लेके जाएंगे कॉइल की तरफ तब क्या कोई एनर्जी कंज्यूम होगी, कोई एनर्जी आएगी इधर उधर से जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी आके बनेगी? इस क्वेश्चन को समझने के लिए, इसका मीनिंग इसका क्या आंसर होगा समझने के लिए हमें लेंज़स लॉ समझना पड़ेगा। क्या है लेंज़स लॉ? ठीक है, एनर्जी लॉ के साथ कॉन्ट्राडिक्शन ना हो तो बीच में एक लॉ एग्जिस्ट करता है, लेंज़स लॉ। नेक्स्ट वीडियो में उस लेंज़स लॉ के बारे में बात करेंगे।